हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट लक्ष्य क्लासेस में। दोस्तों आज हम पॉलिटी सीरीज में पार्ट नंबर 2 डिस्कशन करेंगे। इसमें एमसीक्यूज पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे हम उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों यूपीएसआई और यूपी पैट की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं, तो आप जाकर के रजिस्ट्रेशन सरकारीरिजल्ट.com या फिर रोजगाररिजल्ट.com पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि यूपीएसआई हो या यूपी पैट की परीक्षा, पीसीएस की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, आरओ एआरओ की या फिर ग्रुप डी की या फिर कोई भी एग्जाम की परीक्षा हो, किसी भी एग्जाम में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहता है वह रहता है पॉलिटी का। पॉलिटी में लगभग 25 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन नंबर का रेशियो रहता ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आज हम डिस्कशन करेंगे पॉलिटी के पार्ट 2 पर। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि सभी क्वेश्चन आप तक आराम से सॉल्व कर सकें और कोई भी फैक्ट्स जो है वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार करना है आपको। इसमें बताना है आपको कि अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन है आपके सिख, बौद्ध, जैन, फारसी। ऑप्शन ए है आपका 1 और 4 यानी कि सिख और फारसी को, या फिर बी 1, 2 और 4 यानी कि सिख, बौद्ध और फारसी को, या फिर 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन सी है आपका 2, 3, 4 यानी कि बौद्ध, जैन, फारसी को, या फिर डी है आपका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, इन सभी को अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला हुआ है। आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन बताइए फटाफट से। आप हमें कमेंट करें, वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। इसका आंसर है दोस्तों डी, अर्थात 1, 2, 3 और 4 यानी कि सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, इन सभी को अल्पसंख्यकों का दर्जा प्राप्त हुआ है। मैंने यहाँ पर नोट भी कर दिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही साथ आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारी बिल्कुल फ्री है। पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ में हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है आपका ए, यह स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है। ऑप्शन बी है, इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। ऑप्शन सी है, यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन डी है आपका, अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों और राज्य नगर पालिकाओं के चुनावों के साथ चुनावों से भी चिंतित है। तो इसी के साथ में इसका आपको सही कथन कौन सा है इसके बारे में आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज करें दोस्तों और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। इसका आंसर है दोस्तों बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। चुनाव आयोग के बारे में जो सही कथन है वह है कि इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। अब हम यदि बात करें चुनाव आयोग के बारे में यानी निर्वाचन आयोग के बारे में, तो निर्वाचन आयोग का दोस्तों जो अनुच्छेद है, निर्वाचन आयोग दोस्तों अनुच्छेद नंबर 324 के अंतर्गत आता है। इसमें व्यवस्था की गई है दोस्तों, निर्वाचन आयोग जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों नियुक्ति? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। और जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करता है। दोस्तों निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन और निर्देशन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए समान है। ठीक है, तो यह तो थी जानकारी दोस्तों चुनाव आयोग के बारे में, अर्थात निर्वाचन आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में। अनुच्छेद इसका कौन सा है वह आपको याद रखना है, आर्टिकल नंबर 324
इसका अनुच्छेद है। अब बढ़ते हैं इसी के साथ में हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन वाली घंटी भी जरूर दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और यदि आपको हमारे चैनल की वीडियो की पीडीएफ चाहिए जो कि बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन था दोस्तों वह है, आपको मिलान करना है कि कौन सा मिलान सही है। ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार से संबंधित है, या फिर अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, या फिर अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्यों से संबंधित है। इसमें कौन सा कथन सही है इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए और 1 और 3 यानी कि ऑप्शन ए और सी आपका कथन सही है, इसके बारे में आपको ये सही है, या फिर 1 2 3 यानी ए बी सी आपका कथन सही है, या फिर 1 2 4 यानी ए बी डी आपका कथन सही है, या फिर ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। तो इसका बारे में आपको आंसर बताना है कि कौन सा कथन आपका सही कथन है। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। दिया तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर है वह करेक्ट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित है, और 143 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। 360 अनुच्छेद जो है वह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, यह भी कथन सत्य है, परंतु 148 से लेकर के 151 तक अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियों और कार्यों से संबंधित नहीं है। यह जो आर्टिकल है 148 से लेकर के 151 तक वह संबंधित है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है, अर्थात सीएजी से संबंधित है। भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य यह इसका अनुच्छेद कौन सा है, तो इसका अनुच्छेद दोस्तों आर्टिकल 76 है, अर्थात अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी संबंधित है आर्टिकल 76। ठीक है, इसमें भारत के महान्यायवादी की जो पद के बारे में व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 76 से संबंधित, वह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, अर्थात 76 इसका आर्टिकल है। तो हमारा ठीक ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अनुच्छेद 148 और 151 जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात सीओजी कैग से की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है। दोस्तों इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है, सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता है। ऑप्शन बी है अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है। ऑप्शन सी है यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी है अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है या फिर उसे रोक दिया गया है। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। ऑप्शन है केवल 2, केवल 4, केवल 1 और 4, या फिर केवल 1 2 और 4। वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। इसका आंसर है सही, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात केवल 4 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है या फिर उसे रोक दिया गया है, यह अयोग्यता के आधार नहीं है। तो इसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट रूप से मैंने जानकारी प्रदान कर दी है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं पढ़कर आपको सुना देता हूं। अनुच्छेद 102 के तहत कहा गया है एक सांसद के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता जो है वह है किसी व्यक्ति को या तो संसद भवन के सदस्य के रूप में चुना जाने के लिए जो अयोग्य घोषित किया जाएगा वह अगर वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई कार्यालय रखता है तो कानून द्वारा संसद द्वारा घोषित कार्यालय के अलावा अपने धारक को अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है। यदि वह अस्वस्थ दिमाग में है या और एक सक्षम अदालत द्वारा यह घोषित किया गया है, अगर वह निर्विवाद दिवालिया घोषित कर दिया गया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर लेता है, या फिर किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या फिर अनुपालन की स्वीकृति के तहत रहता है। यदि वह संसद द्वारा
किसी भी कानून के तहत उस या फिर उसके तहत अयोग्य है, तो स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को भारत सरकार या फिर किसी भी राज्य सरकार के तहत लाभ के कार्यालय को केवल कारण से नहीं माना जाएगा ये कि वह तो संघ के लिए या तो ऐसे राज्य के मंत्री के लिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है वह है खंड यदि किसी व्यक्ति को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, जो कि 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित उसके तहत। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को संसद भवन के लिए संसद सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो यह तो थी जानकारी दोस्तों अनुच्छेद 102 से संबंधित। अब बढ़ते हैं इसी हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची की किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो ऑप्शन आपको बताना है 6ठी अनुसूची के अंतर्गत वह कौन से 4 राज्य हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड अर्थात ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन सी है आपका असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। और ऑप्शन डी है आपका असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर दोस्तों जानकारी प्रदान कर दी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची से अलग कर दिया गया है। तो यह तो थी जानकारी दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जानकारी के लिए 6ठी अनुसूची से संबंधित। अब बढ़ते हैं इसी के साथ में हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है। ऑप्शन ए है आपका पहली अनुसूची, दूसरा है दूसरी और थर्ड ऑप्शन है आपका तीसरी अनुसूचित और फोर्थ ऑप्शन है आपका चौथी अनुसूची। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर बताते होगा। इसका आंसर है दोस्तों ए, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। भारत के संविधान में निम्नलिखित जो अनुसूचियां हैं इनमें से कौन सा राज्य बनाने के लिए जो संशोधित किया जानी है वह है पहली अनुसूची। इसके बारे में मैंने यहाँ पर स्पष्ट जानकारी दे दी है। पहली अनुसूची है दोस्तों, पहली अनुसूची में संघ और राज्यों से क्षेत्र का वर्णन किया गया है। इसी के साथ में हम बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है। इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है आपका अपीलीय न्यायाधिकार, ऑप्शन बी है आपका वास्तविक न्यायाधिकार, ऑप्शन सी है आपका सलाहकार न्यायाधिकार और ऑप्शन डी है आपका रिट न्यायाधिकार। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। यदि आपने आंसर नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, वास्तविक न्यायाधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जानकारी नोट कर दी है। नोट्स भी मैं साथ में साथ प्रोवाइड करा रहा हूँ और पीडीएफ भी दोस्तों हमारी फ्री है बिल्कुल। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, इसलिए आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार प्रदान करता है, अर्थात ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन ए है आपका लोकसभा, ऑप्शन बी है आपका राज्यसभा, ऑप्शन सी है आपका राज्य विधानसभा और ऑप्शन डी है आपका राज्य विधान परिषद। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। दोस्तों राज्य विधानसभा जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, मैंने यहां नोट कर दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी। ऑप्शन ए है आपका राज्य स्तरीय चुनाव आयोगों को संविधान, पंचायती राज में सुधार, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना या फिर हिमालय प्रायद्वीपीय नदियों का अंतःक्रिया। वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं।
आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा, नहीं दिया है तो मैं आपको बता दूं, स्वर्ण सिंह समिति काफी फेमस समिति है, काफी फेमस कमेटी है। इसने दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए सलाह दी थी, अर्थात सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बारे में यहां पर पढ़ लेते हैं हम लोग। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल, जो कि 1975 से लेकर के 1977 तक लगा था, के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटी की आवश्यकता के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की थी। इसमें जोर दिया गया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए, उनके अलावा कि उनके अधिकारों के अलावा उनके पास कुछ कर्तव्य भी हैं। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42nd अमेंडमेंट यानी 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया। इस संशोधन में संविधान में भाग 4A यानी भाग 4A का एक नया हिस्सा जोड़ा गया, जिसे हम आर्टिकल 51A कहते हैं। ठीक है, तो यह तो था दोस्तों आर्टिकल 51A के बारे में, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। इसी के साथ में दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। फंडामेंटल ड्यूटी के जो है, आपको यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो पॉलिटी की नहीं देखी है तो ऊपर आई कार्ड में जाकर के फुल डिटेल में आपको उसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए आपको ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करना है और जाकर के आपको हमारे चैनल की प्रीवियस वीडियो को वॉच करना है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें अपना आंसर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा, नहीं दिया तो मैं आपको बता दूं, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें, लेकिन ध्यान रखिएगा अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है। तो दोस्तों उसका ऑप्शन है ए अर्थात MP मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि 6 अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए आरक्षित हैं। इसी के साथ में हमारे दोस्तों आज के टॉप 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ जो है वो समाप्त होते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं आपसे दोस्तों आप लोगों को चैनल पसंद आया होगा, हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और यदि आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे फटाफट से लाइक कर लीजिए। और यदि PDF चाहिए आपको तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाकर के वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप जाकर के अभी इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यदि आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो जाकर के फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। फेसबुक पेज का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यदि आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं educationhubsmart@gmail.com। अब दोस्तों आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।